तो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? तो बेटा कल हमने ग्लूकोमा ख़त्म किया था। गुड इवनिंग राहुल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे नया यूनिट। थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, पर आज का हमारा टॉपिक होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एस्थमा। ठीक है। एस्थमा क्या होता है, उसमें कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। एस्थमा थोड़ा सा मेडिसिन का पार्ट भी पढ़ेंगे, क्लिनिकल पार्ट भी पढ़ेंगे हम कि एस्थमा को मैनेज कैसे करना है। ठीक है। तो बेटा ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहले एस्थमा सीओपीडी इकट्ठे ही हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, कफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एनालिप्टिक्स, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम किससे? एस्थमा से। आई होप सारे बच्चे आ गए हैं। सारे बच्चे आ गए हैं तो एक बार मैसेज कर दो, फिर हम तभी स्टार्ट करेंगे। बेटा एडवर्स इफेक्ट तो सारे ड्रग्स के होते हैं, पर सब में नहीं होते। कईयों में होते हैं, कईयों में नहीं। एडवर्स फार्मा में है क्या? ड्रग पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, यूज पढ़ना है, एडवर्स इफेक्ट पढ़ना है ना। यूज करते हैं क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा है, ब्लाइंडनेस से तो कम ही है ना एडवर्स इफेक्ट। तो ग्लूकोमा में तो वरना ब्लाइंडनेस हो जाएगी, वो तो और डेंजरस है। तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना होता है। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद एस्थमा। तो बेटा एस्थमा का सिंपल भाषा में मतलब क्या है? देखो सब, एस्थमा क्या है? एस्थमा इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एस्थमा इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। बेटा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को आप और क्या बोलते हो? एलर्जी। तो इट्स एन एलर्जिक डिजीज। ठीक है, इट्स एन एलर्जिक डिजीज। तो बेटा हम सब जानते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी में होता क्या है। साहब बेकार में बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती रहती है। क्यों? क्योंकि कोई एंटीजन आ जाता है, अभी हम देखेंगे। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। पेशेंट को क्या हो जाता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपका ब्रोंकस कंस्ट्रिक्टेड होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। बिल्कुल सही बात। तो फीचर क्या होता है बेटा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में? पहले ब्रेथलेसनेस, जिसे आप बोलते हो डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत। ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट होगा तो चेस्ट पेन होगा, है ना। कोई भी मसल स्पाज्म में जाती है तो पेन होता है ना बेटा। डोंट वरी पलीवाल, पलीवाल जी, आई विल टेल द पीडब्ल्यू टेक्निकल टीम टू अपलोड द लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात, अगर मैं किसी भी ट्यूब को नैरो कर दूं, ट्यूब नैरो हो गई। जब नैरो ट्यूब में से हवा निकलेगी बाहर को, तो क्या होता है? क्या हम कह सकते हैं विस्लिंग साउंड आती है, सीटी की आवाज आती है ना। तो जब ब्रोंकोस्पाज्म होगा, हवा बाहर निकलेगी, जब हम सांस लेंगे तो पेशेंट को विस्लिंग साउंड आएगी। उस विस्लिंग साउंड को आप क्या बोलते हो? बीज। समझ गए? बीज बोलते हैं विस्लिंग साउंड। अब बेटा व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग्स वी हैव फॉर एस्थमा? Beta, we have two types of drugs for asthma. The first one is
एंटी इन्फ्लामेटरी। अब आप बता सकते हो दूसरा ड्रग कौन सा होना चाहिए? अगर एक एंटी इन्फ्लामेटरी है तो दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरे ड्रग्स है हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स। So we use two types of drugs for asthma. The first is anti-inflammatory and the second one is bronchodilators. ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल, अगर एक पेशेंट आपके पास आया इमरजेंसी में, उसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, मतलब उसे एक्यूट अटैक पड़ा हुआ है एस्थमा का, तो बताओ मुझे बेटा, एक्यूट अटैक के दौरान आप मेनली कौन सा ड्रग यूज करोगे? ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा विच ड्रग यू विल यूज? एनीवन? एंटी इन्फ्लामेटरी के ब्रोंकोडाइलेटर? So remember, bronchodilators they are given in acute asthma. Acute asthma का मतलब जब एस्थमा का अटैक पड़ा हुआ है आदमी को। ठीक है। अब अगर दोबारा अटैक आप चाहते हो कि ना पड़े, एक आदमी को ना बार बार अटैक पड़ते रहते हैं, तो आप चाहते हो कि उसे दोबारा अटैक ना पड़े। अटैक पड़ता क्यों है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का? क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है। So, where anti-inflammatory drugs are given, they are given for chronic asthma, जिसको बार बार अटैक पड़ता है, for prophylaxis, ताकि दोबारा एक अटैक ना पड़े आदमी को। कहानी समझ गए? इजी है ना? तो इसीलिए हमारे पास दो टाइप के ड्रग्स हैं, ब्रोंकोडाइलेटर और एंटी इन्फ्लामेटरी। अब इनको याद कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। तो लिखेंगे एंटी एस्थमा ड्रग दो टाइप के, एक्यूट एस्थमा में यूज करते हैं हम कौन से ड्रग बेटा? ब्रोंकोडाइलेटर। और क्या हम बोल सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस मतलब प्रिवेंशन, दोबारा अटैक ना पड़े। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंट करना अनदर अटैक। ठीक है राहुल? तो बेटा जब आप ब्रोंको डायलेटर दोगे, क्या हम कह सकते हैं वो ब्रोंकस को खोल देगा और आदमी को जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे? इसीलिए ब्रोंको डायलेटर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? रिलीवर थेरेपी। क्या बोलते हैं? ब्रोंको डायलेटर को हम क्या बोलते हैं? रिलीवर थेरेपी। क्यों रिलीवर थेरेपी? क्योंकि ये एक्यूट अटैक के सिम्टम्स को रिलीव करा देते हैं। ठीक है। और क्रॉनिक एस्थमा, क्रॉनिक का दूसरा नाम होता है परसिस्टेंट एस्थमा, यहां पे बेटा हम देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ड्रग आप लॉन्ग टर्म दोगे पेशेंट को, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में दोगे? ब्रोंकोडाइलेटर आप लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में दोगे कि एंटी इन्फ्लामेटरी आदमी को लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में दोगे? व्हाट इज योर आंसर? फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस विच ड्रग यू विल यूज? ब्रोंकोडाइलेटर के एंटी इन्फ्लामेटरी? यस, एंटी इन्फ्लामेटरी। so they are also known as maintenance therapy। तो एंटी इन्फ्लामेटरी को बेटा और क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस थेरेपी। अब सवाल आता है ड्रग्स के नाम कैसे याद करें? उसका अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि ड्रग के नाम कैसे याद करने हैं। ठीक है। पहले बात करते हैं हम किसकी? ब्रोंकोडाइलेटर्स की। तो बताओ ब्रोंकोडाइलेटर में हमने क्या न्यूमोनिक लिखा हुआ है? न्यूमोनिक लिखा हुआ है ना, बैटमैन। तो बैटमैन में लिखेंगे पहला ड्रग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है। दूसरा लिखेंगे एंटी कोलिनर्जिक। दूसरा लिखेंगे
एंटी कोलिनर्जिक। तीसरा लिखेंगे चाय और कॉफी में मिलता है, चाय और कॉफी में मिलने वाला थियोफिलीन, पढ़ेंगे इसके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके लिए। और लास्टली एक ड्रग लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, इजी हो गया काम। ब्रोंकोडायलेटर याद हो गए, आसान हो गया ना। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की। अब इनको कैसे याद करें, इसका भी तरीका है बेटा। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपने पैथोलॉजी में, रंजीत सर ने आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाया, यस या नो में बताओ। आपने पैथोलॉजी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा है, कैसे होती है एलर्जी, यस नो। नहीं वो बेटा थायोपेंटोन होता है, थियोफिलीन नहीं है वो, आप कंफ्यूज कर रहे हो राहुल। एनेस्थीसिया में थायोपेंटोन होता है ना। तो बेटा अब मैं आपको दोबारा बताता हूं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कैसे होती है। पहले मुझे बताइए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये कौन सी एंटीबॉडी है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज मीडिएटेड बाय आईजीई, है ना। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आईजीई एंटीबॉडी होती है। तो बेटा हुआ क्या, एक आदमी के सांस ली और उसे एंटीजन आया, एक उसे बाहर से एंटीजन आया, ठीक है। ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक पॉलन ग्रेन एक्सेट्रा, है ना, कुछ भी हो सकता है जिससे आदमी एलर्जिक है, किसी से भी एलर्जी हो सकती है। ये एंटीजन आके किस पे बाइंड करता है, आईजीई एंटीबॉडी पे, ठीक है। तो यहां पे आके बाइंड हो गया। अब एक बात आपने याद रखनी है कि आईजीई एंटीबॉडी एक सेल के सरफेस पे अटैच होती है। कौन से सेल के सरफेस पे अटैच होती है आईजीई एंटीबॉडी, देख के बताओ। आईजीई एंटीबॉडी इज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल्स, इट इज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल्स। जैसे ही एंटीजन आईजीई पे आता है, आईजीई मास्ट सेल को कहती है, आईजीई मास्ट सेल को कहती है सर आप बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज कर दो। मीडिएटर मतलब केमिकल, आप बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज कर दो। तो इस रिलीज को हम बोलते हैं डी ग्रैन्युलेशन, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये ग्रैन्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। डन। अब ऐसे कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर मास्ट सेल से रिलीज होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। पहला बेटा क्या लिखा है, क्या रिलीज हो रहा है, पहला क्या रिलीज हो रहा है, इंटरल्यूकिन्स। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं पैथोलॉजी का, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में मेन कौन सी इंटरल्यूकिन रिलीज होती है। देखते हैं अगर किसी को पैथोलॉजी याद है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में मेनली कौन सी इंटरल्यूकिन रिलीज होती है, मैं लिख देता हूं इंटरल्यूकिन 5। कौन सी रिलीज होती है बेटा, इंटरल्यूकिन 5, ठीक है, मेन होती है इंटरल्यूकिन 5। और भी बहुत सारी रिलीज होती है लाइक इंटरल्यूकिन 4। हमें बेटा दो याद रखनी है फार्मा में, ठीक है, पर मेन कौन सी होती है, इंटरल्यूकिन 5। अब ये इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 4, रिमेंबर दे रिक्रूट eosinophil and eosinophil causes inflammation।
कौन सा WBC इंक्रीज होता है, आप बताओ मुझे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में? विच WBC गेट्स इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल? इयोसिनोफिल। ठीक है, समझ आ रही है? अब जो सेकंड मीडिएटर रिलीज होता है वो होता है ल्यूकोट्राइन्स। क्या रिलीज होते हैं? ल्यूकोट्राइन्स। बट बेटा ल्यूकोट्राइन्स बनता कैसे है? मास्ट सेल के अंदर बेटा एक एंजाइम होता है जो ल्यूकोट्रीन्स बनाता है। इस एंजाइम का नाम होता है 5-लॉक्स। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लॉक्स लिखा है, पर पूरा नाम लिखेंगे लाइपो ऑक्सीजनेस एंजाइम। लॉक्स की फुल फॉर्म क्या है बेटा? लाइपो ऑक्सीजनेस एंजाइम, जिससे बहुत सारी ल्यूकोट्रीन्स बनती हैं। तो लिखेंगे कौन सी मेन ल्यूकोट्रीन है, बताऊंगा बेटा, डोंट वरी संतोष, सब चीजें बताऊंगा। ल्यूकोट्रीन E4, ल्यूकोट्रीन D4। चलो एक पहले मैं लिखता हूं। पहले रिलीज होती है ल्यूकोट्रीन B4, फिर लिखेंगे ल्यूकोट्रीन E4 और D4। लिख सकते हैं ये। अब ल्यूकोट्रीन B4 का क्या काम होता है बेटा? ल्यूकोट्रीन B4 का भी क्या काम होता है? किसको रिक्रूट करना, किसको बुलाना? इयोसिनोफिल्स को बुलाना, ताकि वो इन्फ्लामेशन करे। ठीक है, अब बात आती है ल्यूकोट्रीन C4 और D4 का क्या काम होता है? ल्यूकोट्रीन C4 और D4 का काम होता है ब्रोंकस पे काम करना। ल्यूकोट्रीन C4 एंड D4 दे एक्ट ऑन वन रिसेप्टर, फुल फॉर्म में बाद में बताऊंगा, सिस LT1 रिसेप्टर। तो अब मुझे बताओ सिस LT1 रिसेप्टर कहां पे? सिस का मतलब होता है सम सिस्टीन, मैं बताऊंगा आपको। वो ब्रोंकस में होते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। इससे क्या हो जाता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। डन। तो बेटा आपके सामने डायग्राम है। क्या ये आपको डायग्राम समझ आ गया? क्या आपको ये डायग्राम समझ आ गया सबको? बताओ बेटा, सबको आ गया समझ? सबको समझ आ गया? यस के नो? अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया, अब एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत ही इजी हो गए आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के नाम लिखवाता हूं, ताकि आप कभी ना भूलो। तो बेटा पहला ड्रग विच विल ब्लॉक किसको? IgE। ड्रग का नाम लिख लो, एक नया ड्रग है, बहुत कॉमन, नया तो नहीं है, पुराना है, पर आपसे बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। ड्रग का नाम क्या है बेटा? ओमालीजुमैब। बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। सृष्टि जी, एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होगी। स्टोरी बनाओगे, 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगी। आप अपना नाम क्यों नहीं भूलते? क्योंकि बार बार प्रोनाउंस करते हो अपना नाम, है ना? अगर ड्रग्स का भी नाम 2-3 बार 4 बार प्रोनाउंस करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, डन। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग देखो बेटा, मास्ट सेल पे आ जाए। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग विल बी, जो मास्ट सेल को कहेंगे कि इंफ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज मत करो। ड्रग के नाम मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स। समझ आ रही है कहानी? अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने बस एक वर्ड ढूंढना है। उस वर्ड का नाम क्या है? आपने क्रोम वर्ड ढूंढना है। नाम मैं बाद में बताता हूं, क्रोमोग्लाइकेट, क्रोमोलिन, बहुत सारे होंगे। डन। तीसरा ड्रग विच विल इनहिबिट विच एंजाइम?
कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगा? कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगा? बेटा एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है ना, एंटीजन तो बाहर से आएगा, एंटीबॉडी पहले से कहां पे अटैच्ड है? मास्ट सेल के ऊपर है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ऐसी होती है ना। एलर्जी में क्या होता है बेटा, बाहर से एंटीजन आता है जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है और इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब एक बात बताओ, क्या पॉलन ग्रेन हार्मफुल है? क्या पॉलन ग्रेन हार्मफुल चीज है? नहीं है ना। पर कई लोगों में पॉलन ग्रेन हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो पॉलन ग्रेन से एलर्जिक है ना। नाउ ड्रग का नाम लिखोगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रग का नाम क्या है बेटा? जिल्यूटॉन। तो जिल्यूटॉन से क्या नहीं बनता? जिल्यूटॉन इज अ 5 लाइपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। फोर्थ ड्रग बेटा जो किसको ब्लॉक करेगा, जो किसको ब्लॉक करेगा? ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जो ल्यूकोट्रीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अब रिसेप्टर का नाम बताओ। सिस LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। इन ड्रग के बेटा एंड में वर्ड आएगा ल्यूकास्ट। मैं आपको बताऊंगा मॉन्टील्यूकास्ट, जाफिरल्यूकास्ट, ऐसे नाम होंगे। ल्यूकास्ट वर्ड आएगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। एक ड्रग जो इंटरल्यूकिन 5 को ब्लॉक करेगा, एक ड्रग जो इंटरल्यूकिन 4 को ब्लॉक करेगा। द ड्रग दैट विल ब्लॉक इंटरल्यूकिन 4, बाद में बताऊंगा आपको, नाम लिख लो, डुपील्यूमैब। ड्रग का नाम डुपील्यूमैब। डन। एक ड्रग जो इंटरल्यूकिन 5 को ब्लॉक करेगा, एपोलिज्यूमैब। रेस्लीज्यूमैब एंड बेनरालीज्यूमैब। इसमें बेटा पहले वाला आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। समझ गए? अब एक ड्रग जिसके बहुत सारे एक्शन हैं, ब्रॉड एक्शन। ब्रॉड एक्शन लिखोगे बेटा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ब्रॉड एक्शन का मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बेटा इसके अलावा आप कोई भी ड्रग नहीं बचा है अस्थमा में, सारे हो गए। तो बताओ अगर हम ये डायग्राम 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएंगे हमें? ठीक है ना? समझ आ रही है कहानी? अब बेटा मुझे एक सवाल बताइए, इन सब में से आपको क्या लगता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सा होगा? इन सब में से आपको मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सा लगेगा? कौन सा ड्रग आपको लग रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव है? एनीवन? गेस करो, कॉमन सेंस लगाओ। फर्स्ट वाला। और कोई आंसर? गुड इवनिंग साजिद। तबस्सुम जी और कोई आंसर? दिव्यांशु जी कह रहे हैं, राहुल कह रहा है फोर्थ ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। अगर मैं कहूँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तो सारे एक्शन है ना। तो मैं आपको बताऊंगा अमंग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स व्हाट शुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस अमंग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज
कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बाकी ड्रग्स के भी देखेंगे क्या रोल है। अब बेटा आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है। पहला ड्रग क्या लिखा है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर, समझ आ रही है कहानी? दूसरा ड्रग क्या लिखा है? लॉक्स इनहिबिटर, लाइपो ऑक्सीजनेस इनहिबिटर। तीसरा क्या लिखा है हमने? ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, समझ आ रही है कहानी? फोर्थ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंड फिफ्थ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जितनी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है उनके एंड में क्या वर्ड आता है? मैप वर्ड आता है, ठीक है। तो अब ये शुरुआत है। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू, एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। डन, कहानी समझ आई? फाइन। तो अब बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रग से, फिर मैं आपको बताऊंगा मैनेज कैसे करना है एस्थमा। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद ब्रोंकोडाइलेटर्स। निमोनिक हम जानते ही हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute attack of asthma. Agreed? They are the drug of choice for acute attack of asthma. तो एक बार देखें बेटा कि कौन कौन से ब्रोंकोडाइलेटर। पहला लिखा हमने बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा टू एगोनिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्रोंकोडाइलेटर, दैट इज बीटा टू एगोनिस्ट। फाइन। So what is the mechanism of action? Remember, let's say ये ब्रोंकस है और हमारे ब्रोंकस पे लेट्स से बीटा टू रिसेप्टर है। So these drugs they will go and stimulate which receptor? Beta 2 receptor on bronchus. Now remember very important point that beta 2 receptor is GS type of GPCR। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? GPCR क्या होता था? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये बात हम सब जानते हैं। अब आप मुझे बताइए कि GS टाइप ऑफ GPCR एक्टिवेट्स विच एंजाइम इनसाइड द सेल। हमने जनरल फार्मा में पढ़ा था, ANS में भी पढ़ा था। GS टाइप ऑफ GPCR it activates which enzyme inside the cell? Anyone who remembers? That is, शाबाश राहुल, एडिनाइलिल साइक्लेस, शाबाश। अब आप मुझे बताइए एडिनाइलिल साइक्लेस कौन से सेकंड मैसेंजर का लेवल इंक्रीज करता था? कौन से सेकंड मैसेंजर का लेवल इंक्रीज करता था? इट इंक्रीज द लेवल ऑफ cyclic AMP, and remember cyclic AMP causes bronchodilation. ठीक है, ये बात हम याद थे। अब बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो साइक्लिक AMP बनता है इसको कौन डिग्रेड करता है? विच एंजाइम डिग्रेड साइक्लिक AMP? विच एंजाइम डिग्रेड साइक्लिक AMP?
ब्रोंकस में कौन डिग्रेड करता है? नहीं बेटा राहुल, पीडीई एंजाइम। पीडीई याद रख, किसी को पीडीई याद है? फॉस्फो डाइएस्टेरेस एंजाइम, है ना? So this is their mechanism of action. One additional point we will write that beta 2 agonists, they also increase mucus production, which is a good thing because mucus is protective for us. ये एंटीजन्स टॉक्सिन्स को ट्रैप कर लेता है। तो बीटा 2 एगनिस्ट का एक एडिशनल बेनिफिट होता है। यस बेटा डॉक्टर शाश्वत रॉय, बिल्कुल सही कहा आपने, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम। ब्रोंकस में कौन सा होता है बेटा, कौन से टाइप का? फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 एंजाइम होता है। डन। व्हाट इज एडिशनल? दैट बीटा 2 एगनिस्ट ऑल्सो इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस हमारे लिए प्रोटेक्टिव है, हार्मफुल चीजों को ट्रैप कर लेता है। क्या इजी हो गया? So let's see what are the different drugs we have among beta 2 agonists. पहले हमने लिखे हैं बेटा नॉन स्पेसिफिक बीटा 2 एगोनिस्ट, जो बीटा 2 के अलावा दूसरे रिसेप्टर पे भी काम करेंगे। तो पहला ड्रग लिखते हैं एपिनेफ्रीन। आप जानते हो एपिनेफ्रीन अल्फा बीटा सब पे काम करता है। इफेड्रीन बहुत पुराना ड्रग है, आजकल रेयरली यूज करते हैं, ये भी अल्फा बीटा सब पे काम करता है। तीसरा ड्रग है आइसोप्रीनालीन, ये सिर्फ बीटा पे काम करता है। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे काम करता है, सिर्फ बीटा 2 पे नहीं करता। Now epinephrine is given by subcutaneous injection and it is given for brittle asthma. Now what is brittle asthma, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है? ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना। इसमें आदमी ना सडनली मर सकता है, तो फटाफट हम इंजेक्शन लगा देते हैं, इनहेलर देने का टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है? तो नाउ रिमेंबर द ड्रग ऑफ चॉइस इज now we mainly use specific beta 2 agonist। पहले हम कौन से यूज करते थे? मेनली इफेड्रीन जैसे ड्रग, बड़े पुराने ड्रग हैं। बट अब हम क्या यूज करते हैं बेटा? स्पेसिफिक बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं। दे ओनली एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। दे ओनली एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर, या और किसी रिसेप्टर पे काम नहीं करते। अब बेटा आप देख रहे हैं इनके सामने हमने 3 वर्ड लिखे हुए हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल पक्का है, आना ही आना है। अब बेटा इसमें हमने 3 वर्ड लिखे हैं आपके सामने, है ना? क्या लिखा है? यही वर्ड यूज करना है, साबा लाबा अल्ट्रा लाबा। साबा का मतलब लिखते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, साबा की फुल फॉर्म हो गई। लाबा क्या होगा? लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। तो अल्ट्रा मींस अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा का मतलब अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया, है ना? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा जब आप साबा दोगे, साबा कुछ ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा।
साबा का जो इफेक्ट है कैसे प्रोड्यूस होगा? थोड़ी देर के लिए ब्रोंकोडायलेशन होगी और फटाफट इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लाबा का इफेक्ट कैसे आएगा? लाबा का सर इफेक्ट ऐसे आएगा। कहानी समझ आ रही है? अल्ट्रा लाबा का लाबा की तरह ही आएगा। अब बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, मेरा आप बच्चों से एक सवाल है। बेटा, एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में आप कौन सा ड्रग दोगे? एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में आप कौन सा ड्रग दोगे? एनीवन? अगर एक आदमी को सडनली एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा हो गया है तो कौन सा ड्रग दोगे? यस, साबा दोगे, क्योंकि इसका बड़ा फास्ट एक्शन है। इसका स्लो बट सस्टेन्ड एक्शन है। नाउ रिमेंबर, लाबा दे एक्ट फॉर 12 hours and they are given twice a day. Ultra laba they act for 24 hours and they are given once a day. कहानी समझ आई? अब सिंपल सी बात हमें समझ आ गई कि ओनली साबा आर यूज्ड इन acute attack of asthma. Only Saba is used in acute attack of asthma. Can you give LABA for acute attack of asthma? The answer is no. Can you tell me, LABA जो है acute attack of asthma में काम क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बताओ। क्योंकि इसका जो एक्शन है बड़ा स्लोली आता है, पर जब आता है बड़े लंबे समय तक रहता है। वी ऑल नो। So this LABA and ultra LABA, where they are used, these are given to maintain ब्रोंकोडाइलेशन। ये ब्रोंकस को लॉन्ग टर्म डायलेट करके रखेंगे उस आदमी में जिसमें बार बार एस्थमा के अटैक पड़ते रहते हैं। So they are given to maintain bronchodilation in chronic और परसिस्टेंट एस्थमा, जिसको बार बार एस्थमा के अटैक पड़ते रहते हैं। कहानी समझ आई? तो सबका रोल समझ आ गया। डन। अब बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स के नाम लिख लेते हैं। तो साबा में पहला ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना। पहले साबा के ड्रग लिखते हैं, सैलब्यूटामॉल। सैलब्यूटामॉल का दूसरा नाम होता है एल्ब्यूटरॉल। दूसरा लिखोगे टरब्यूटालीन। जो मैं मार्क कर रहा हूं आपने याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। एक और भी है, लिखना चाहो लिख लो, पर कोई पूछेगा नहीं। फिर ब्यूटरॉल। हमें कौन से याद करने हैं? हमें बेटा सिर्फ ये दो याद रखने हैं। ठीक है। अब लिखते हैं लाबा। लाबा में पहला ड्रग लिखेंगे बेटा सैलमेट्रॉल। दूसरा वैम्ब्यूटरॉल।
ये याद रखने हैं, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखने हैं, पूछा जाता है। देन अल्ट्रा लाबा, इवोक, इंडेक्टिरॉल, ये पूछा जाता है। विलेंटिरॉल, ओलाडेटिरॉल एंड क्लेनब्यूटरॉल। जो याद रखने हैं बेटा मैंने मार्क कर दिया आपके लिए। So these are the names you have to remember. अब बेटा इनमें क्या होगा, आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, सैलब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालीन, सैलमेट्रॉल, बैम्ब्यूटरॉल, एक इंडेक्टरॉल दिया होगा। तो पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग क्या होगा, इंडेक्टरॉल होगा। तो रिमेंबर, अगर हम लिखें ये शॉर्टेस्ट है बेटा, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये लॉन्गेस्ट है। फाइन, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट हमें पता लग गया। अब पहला एक एडिशनल पॉइंट, दिस बैम्ब्यूटरॉल ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, बैम्ब्यूटरॉल is a prodrug. Its active form is terbutaline. Its active form is terbutaline. तो ऐसे एक एरो बना सकते हैं हम, या हम एक ऐसे एरो बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। अब साहब इनमें से ना एक ड्रग बैन हो गया, अभी बताऊंगा उस ड्रग के बारे में। कोई जानता है इसमें से एक ड्रग बैन हो गया? ठीक है, अभी देखेंगे। चलो लिख ही लेते हैं, अब सस्पेंस क्यों बनाना। क्लेनब्यूटरॉल, it has been banned. It has been banned. The reason is very simple. It has anabolic action. And people were misusing it. Can you tell me, एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? मसल मास बढ़ना। एनाबॉलिक का मतलब होता है मसल मास बढ़ना। तो कौन से लोग इसका मिसयूज करते थे? जो जिम विम में जाते थे ना, बॉडी बिल्डिंग वाले लोग थे, वो क्लेनब्यूटरॉल के जो इनहेलर होते थे इसको अब्यूज करते थे। तो इसीलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया। समझ गए कहानी? अब दिस ड्रग इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको कहीं भी नहीं लिखवाया। इस ड्रग को मैंने आपको कहीं नहीं लिखवाया। क्या आप बता सकता है कोई बच्चा, फॉर्मेटरॉल कहाँ आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए? क्या ये साबा है कि लाबा है? रिमेंबर, फॉर्मेटरॉल इट इज बोथ साबा प्लस लाबा। तो कौन सा ड्रग है जिसकी दोनों प्रॉपर्टी होती हैं? मतलब सडन इफेक्ट भी आएगा और सस्टेन्ड इफेक्ट भी आएगा। एग्री?
तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आप फॉर्मेटरॉल को कहाँ यूज कर सकते हो? क्या हम फॉर्मेटरॉल को दोनों जगह यूज कर सकते हैं? बिकॉज इट इज साबा, इट कैन बी गिवन फॉर रिलीवर एक्यूट अटैक में। बिकॉज इट इज लाबा, इट कैन बी गिवन इन क्रॉनिक एस्थमा। तो ये एक ऐसा ड्रग है जिसको आप दोनों एस्थमा में यूज कर सकते हो, एक्यूट अटैक को रिलीव कराने के लिए भी एंड टू मेंटेन ब्रोंकोडाइलेशन। दैट इज वाई formoterol, it is also known as स्मार्ट। फॉर्मेटरॉल को हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर एक ही ड्रग है जो दोनों काम कर रहा है, सिंगल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बेटा हम कहाँ देते हैं? क्रॉनिक एस्थमा में। एंड रिलीवर थेरेपी, रिलीवर हम कहाँ देते थे? एक्यूट अटैक में। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। तो कौन सा बीटा 2 एगोनिस्ट दोनों एक्यूट अटैक एज वेल एज क्रॉनिक एस्थमा दोनों जगह यूज कर सकते हैं? दैट इज फॉर्मेटरॉल। क्या बेटा? नेक्स्ट इज एनेंशियोमर्स। यू विल राइट दैट ईवो और आर फॉर्म। हम सब जानते हैं ना, लाइट को रोटेट करने वाला 11th-12th में पढ़ा था, लीवो डेक्स्ट्रो होता था, आर या एस एनेंशियोमर्स होते थे। अदर बाकियों के नहीं है बेटा, सिर्फ क्लेनब्यूटेरॉल का था। आर एक्टिव। तो कौन से एनेंशियोमर एक्टिव होते हैं? लीवो और आर फॉर्म इज एक्टिव। तो इसीलिए बेटा हमने ड्रग बना दिए लीवो सैल्ब्यूटामॉल। हमने कौन सा ड्रग बना दिया? लीवो सैल्ब्यूटामॉल। और हमने और कौन सा ड्रग बना दिया? आर फॉर्मेटरॉल। फाइन। इसीलिए हमने कौन से ड्रग बना दिए? नाउ हाउ डू वी गिव बीटा 2 agonist? How to give beta 2 agonist? You'll write first. All are given by oral. लिखेंगे पहला रूट इनहेलर्स। इनहेलर्स में लिखेंगे all drugs can be given. सेकेंड रूट ओरल, all drugs can be given. All drugs can be given oral also. क्या हम सैल्ब्यूटामॉल को ओरली देते हैं? हाँ बेटा देते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो इनहेलर नहीं ले सकते, तो इसीलिए छोटे बच्चों में अगर एस्थमा होता है तो हम सिरप देते हैं, ओरल सिरप आता है इनका, सैल्ब्यूटामॉल। तीसरा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन we give of terbutalin. फोर्थ आईवी इंजेक्शन। IV injection we give of salmeterol। ठीक है। अब बेटा आप किसी भी ड्रग का इंजेक्शन कब दोगे? आप किसी भी ड्रग का इंजेक्शन कब दोगे? एनीवन? These two drugs by injection they are given when there is some emergency। थोड़ी देर के लिए उस इमरजेंसी का नाम लिख लो, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। स्टेटस एस्थमेटिकस। कहाँ देते हैं इनको? स्टेटस एस्थमेटिकस।
ये क्या होता है, एक इमरजेंसी होती है, बताऊंगा अभी आपको। डन, समझ गए कहानी? इजी हो गया ना? नाउ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा टू एगो। ठीक है, लाइक सैल्ब्यूटामॉल, फॉर्मेटरॉल। इनके एडवर्स इफेक्ट के लिए एक निमोनिक बनाएंगे बेटा। 3 बार टी बनाओ, 2 बार एच बनाओ। 3 बार टी बनाओ, 2 बार एच बनाओ। ठीक है। फर्स्ट साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट इज ट्रेमर्स, and tremors is the most common side effect of beta 2 agonist. What is the reason? Because skeletal muscle, they contain beta 2 receptor, and if you stimulate this beta 2 receptor, it can lead to tremors. Because of beta 2 receptors present on skeletal muscle. कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ट्रेमर्स के ट्रीटमेंट में हम कौन सा ड्रग देते हैं, और उस ड्रग का साइड इफेक्ट है एस्थमा? विच ड्रग इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेमर्स एंड प्रोड्यूस एस्थमा एज अ साइड इफेक्ट? मतलब बिल्कुल ऑपोजिट ड्रग बताओ जो ट्रेमर्स के ट्रीटमेंट में देते हैं पर उससे एस्थमा हो जाता है। आई हैव टोल्ड यू। एनीवन? कोई बता सकता है? यस, बालाजी बिल्कुल सही पकड़ा है। ड्रग का नाम बताओ। यस, बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोप्रेनोलॉल। प्रोपेनेलॉल पढ़े थे, है ना? प्रोपेनेलॉल बताया था मैंने आपको। बीटा ब्लॉकर, शाबाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे टेकीकार्डिया, या फिर पैल्पिटेशंस, धक-धक होना। क्यों? बिकॉज हार्ट कंटेन्स मेनली बीटा 1 रिसेप्टर but very less of beta 2 receptor also. हार्ट में प्रीडोमिनेंट रिसेप्टर क्या होते हैं? हमेशा बीटा 1, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिसेप्टर नहीं होते, दूसरे होते हैं पर कम होते हैं। अगर आप ड्रग देते हो तो ये भी हार्ट को स्टिमुलेट कर सकते। ठीक है। तीसरा, लिखेंगे टेकीफाइलेक्सिस। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा टेकीफाइलेक्सिस का मतलब? मैंने आपको बताया था क्या होता है। टेकीफाइलेक्सिस मींस रैपिड लॉस ऑफ इफेक्ट। रैपिड लॉस ऑफ इफेक्ट याद आ रहा है, एम्फिटामिन्स में पढ़ा था। नाउ जब हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो रैपिड लॉस ऑफ इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज, रीजन लिखेंगे, बिकॉज ऑफ रैपिड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। मतलब बीटा 2 रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। अगर आप बार बार ये ड्रग दोगे तो बीटा 2 रिसेप्टर बार बार रिस्पॉन्ड करना, बार बार ये ड्रग दोगे तो बीटा 2 रिसेप्टर कहेंगे हम थक गए हैं, अब हमसे और काम नहीं हो रहा, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। कहानी समझ आई? वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज add
or increase the dose of corticosteroids. Add or increase the dose of corticosteroid. Corticosteroid, they restore sensitivity of beta 2 receptor. कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मदद से बीटा 2 रिसेप्टर दोबारा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अभी इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। तो हाउ टू प्रिवेंट टैकीफाइलेक्सिस और लॉस ऑफ इफेक्ट बिकॉज ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट? एड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर आप पहले से दे रहे हो तो उसकी डोज क्या करो, बढ़ा दो। डन डन। नेक्स्ट इज हाइपोकैलीमिया। मतलब डिक्रीज इन पोटेशियम लेवल। एंड लास्टली रीजन देखते हैं अभी, हाइपरग्लाइसीमिया। दैट मीन्स इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बीटा 2 एगनिस्ट से पोटेशियम कम होता है, ग्लूकोज बढ़ता है। बता रहा हूं अभी पोटेशियम कम क्यों होता है, क्योंकि बीटा 2 एगनिस्ट क्या करते हैं, जो ब्लड में पोटेशियम है ये मसल्स में जाना शुरू कर देता है। क्योंकि पोटेशियम जो है बीटा 2 रिसेप्टर को जैसे ही स्टिमुलेट करते हो, बीटा 2 रिसेप्टर बाहर जो ब्लड में पोटेशियम घूम रहा है उसको अपने अंदर खा लेता है। तभी तो मसल डीपोलराइज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मसल में, मसल्स में ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, डन। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लिवर पे बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, और अगर हमारे लिवर पे बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करोगे, इट लीड्स टू ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो बेटा सब चीजें आपके सामने हैं एक ही स्लाइड पे, ऐसे ही याद कर। ठीक है, डन। तो बीटा 2 एगनिस्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे थ्योरी में क्वेश्चन भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटा 2 एगोनिस्ट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेटरॉल, ऐसे सवाल आएगा। ठीक है, डन डन। नाउ टेल मी नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर कौन सा है? नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर कौन सा लिखा था हमने? नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर हमने लिखा था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। देखते हैं एक बार सेकेंड ब्रोंकोडायलेटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मान के चलते हैं साहब ये ब्रोंकस है। अब बेटा ब्रोंकस में एक रिसेप्टर होते हैं M3। एनीवन हु रिमेंबर्स M3 क्या है? मस्करिनिक। एंड मस्करिनिक रिसेप्टर आर GQ टाइप ऑफ GPCR। याद आ रहा है? GQ टाइप ऑफ GPCR।
अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, अगर आप GQ टाइप ऑफ GPCR को स्टिमुलेट करते हो तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? फॉस्फो लाइपेज। सबको याद आ रहा है, शाबाश धवल। फॉस्फोलाइपेज C कौन सा सेकंड मैसेंजर का लेवल बढ़ाता है? IP3 DAG। याद आ रहा है IP3 DAG, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइल ग्लिसरॉल। इसमें सर ये जो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और किसका रिलीज करता है? कैल्शियम का रिलीज करता है। कैल्शियम कॉजेस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, है ना? कैल्शियम चाहिए होता है ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो अब आप मुझे बताइए, हमें इस M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना चाहिए कि ब्लॉक करना चाहिए? हमें इस M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना चाहिए कि ब्लॉक करना चाहिए? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे ब्लॉक M3 receptor, so they block this receptor। कहानी समझ आ गई? जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, डन। नाउ वन ड्रॉबैक, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे रिड्यूस म्यूकस प्रोडक्शन। सर बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते थे? बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते थे? एनीवन? बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते थे? म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाते थे। एंटीकोलिनर्ज, जो अच्छी बात थी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं? म्यूकस प्रोडक्शन को कम करते हैं। क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेट्स सी व्हाट आर द ड्रग्स वी हैव। एंड these drugs all are given by inhalational route only। सारे के सारे सिर्फ इनहलेशनल रूट से ही दिए जाते हैं, नो अदर रूट। बीटा 2 एगोनिस्ट के बहुत सारे रूट थे। ठीक है बेटा, तो ड्रग के नाम लिखते हैं। सबसे पहला इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये कुछ वर्ड आ रहा है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप बता सकते हो किन के डेरिवेटिव है? ये कौन से ड्रग से मिलते जुलते हैं? कौन से ड्रग से मिलते जुलते हैं? कौन से एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करिनिक ड्रग से मिलते जुलते हैं? ट्रोपियम, एट्रोपियम, कुछ वर्ड आ रहा है ना? एट्रोपिन लाइक होते हैं ना, एट्रोपिन भी यही करता है। ठीक है, अब दो नए ड्रग लिखेंगे, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। उमीलिडीनियम और एक्लीडीनियम। तो इनमें कुछ क्लीडीनियम वर्ड आ रहा है। ठीक है, ट्रोपियम वर्ड आ रहा है, क्लीडीनियम वर्ड आ रहा है। फाइन। अब बेटा यहां तक हम पहले लिखते हैं।
अब जैसे बेटा आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, इप्राट्रोपियम के साथ लिखोगे शॉर्टेस्ट, और एक्लिडीनियम के साथ क्या लिखोगे? लॉन्गेस्ट। इप्राट्रोपियम के साथ लिखोगे शॉर्टेस्ट, एक्लिडीनियम के साथ लॉन्गेस्ट। ये दो नए ड्रग हैं विच आर अप्रूव्ड। पहला ड्रग रेविफेनासिन, ये नहीं भी याद करोगे चलेगा। दूसरा ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट, ये दो नए इनहेलर हैं। तो बेटा मुझे बताओ इनमें से कौन सा ड्रग का ऐसा एक्शन होगा और कौन से ड्रग्स का लंबा एक्शन होगा? बताओ शॉर्टेस्ट एक्शन किसका होगा? इप्राट्रोपियम का। तो कैन वी से इप्राट्रोपियम कुछ ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। बाकी ये सारे ड्रग्स जो हैं कुछ ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। डन। ये बात समझ आई? समझ आई ये बात, है ना। तो कैन वी से इप्राट्रोपियम, इट इज ऑल्सो नोन एज सामा, and all other drugs are known as lama. Now, which student can think about the full form of sama and lama? Which student can think about the full form of sama and lama? Anyone? सामा की फुल फॉर्म क्या होगी? लिखेंगे। सामा होगा बेटा शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक। बेटा एगोनिस्ट लिखें कि एंटागनिस्ट लिखें? एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट वर्ड है, एगनिस्ट नहीं है यहां पे। ये क्या होगा? लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एंटागनिस्ट। डन। अब आप बताइए एक्यूट अटैक में कौन सा दोगे? इप्राट्रोपियम, इट इज गिवन ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, और एक्यूट अटैक का फिलहाल नाम लिखो स्टेटस एस्थमेटिकस। मतलब इमरजेंसी में दोगे स्टेटस एस्थमेटिकस। लामा कहां दोगे? दे आर गिवन फॉर क्रॉनिक एस्थमा एंड क्रॉनिक सीओपीडी। क्रॉनिक एस्थमा एंड क्रॉनिक सीओपीडी इन कॉम्बिनेशन विद कौन से ड्रग के साथ दोगे? विद बीटा 2 एगोनिस्ट। कहानी समझ आई? दीज आर ऑल्सो लामा। फाइन। अब यहां पे बेटा कुछ सीओपीडी वर्ड आ गया है ना, क्या होता है समझे कि सीओपीडी क्या चीज है? समझे? चलो पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। बेटा ये ब्रोंकस है, ये बाहर हमारे लंग्स हैं।
अब बेटा आपने एक बात याद रखनी है, ये जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स हैं, इस डिजीज को हम बोलते हैं एस्थमा। बेटा एस्थमा कहां पे होता है, कहां पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। और ये जो लार्ज ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकस हैं, इसके डिजीज को हम बोलते हैं, जब यहां पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, यहां पे होता है सीओपीडी। तो अब आप मुझे बताइए सीओपीडी की फुल फॉर्म। सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या सबने पढ़ी है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है। अब पॉइंट ए है जो हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ए है बेटा कि इन स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में मेनली कौन से रिसेप्टर होते हैं? बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। और लार्जर ब्रोंक्यूल्स में कौन से रिसेप्टर होते हैं? M3 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं एंटी मस्करिनिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग which block M3, they are more effective in which disease? They are more effective than beta 2 agonist in which disease? They are more effective than beta 2 agonist in COPD. तो COPD में कौन से ड्रग ज्यादा प्रेफर्ड होंगे, बीटा 2 एगनिस्ट के एंटी मस्करिनिक? तो बीटा 2 एगनिस्ट हम एस्थमा में प्रेफर करते हैं। ठीक है। सीओपीडी में हम कौन से प्रेफर करते हैं? टायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम, ऐसे ड्रग प्रेफर करते हैं। कहानी समझ गए सारे के सारे बच्चे? ठीक है। कहानी समझ गए सारे बच्चे? डन? कोई इशू किसी को? फाइन। लेट्स टॉक अबाउट the side effect of anticholinergics. इनहेलर्स। नाउ बेटा जब आप इनका इनहेलर देते हो, रिमेंबर अराउंड 5% is absorbed into blood। जब आप इनका इनहेलर देते हो, ब्रोंकस से अराउंड 5% ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। व्हेन दे गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दे प्रोड्यूस एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट। दे प्रोड्यूस एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट। अब बेटा मेरा आप बच्चों से एक सवाल है, एट्रोपिन से सारी बॉडी में जो सिक्रीशंस होती हैं वो बढ़ती थी कि कम होती थी? कौन बताएगा? एट्रोपिन पॉइजनिंग में पड़ा था। एट्रोपिन से सारी सिक्रीशंस क्या हो जाती थी बॉडी की? कम हो जाती थी। तो पहला, दे रिड्यूस म्यूकस प्रोडक्शन इन ब्रोंकस, ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ। थर्ड है ना, ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा।
कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिनेशन होगा कि यूरिनरी रिटेंशन होगा? तो एक्ट्रोपिन वाले साइड इफेक्ट। सारी सिक्रीशन कम कर दो, ऑपोजिट ऑफ डंबल्स, डंबल्स का उल्टा। समझ आ रही है कहानी? तो इप्राट्रोपियम के भी सेम साइड इफेक्ट। नाउ आई होप ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट। तो आई होप इसको हम रहने दें। इनमें से कौन सा ड्रग पैराडॉक्सिकल, इनमें से कौन सा ड्रग पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है? पढ़ा था हमने बेटा कहीं ना कहीं। पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन is seen with ipratropium, but it is not seen with tiotropium. ओके, टायोट्रोपियम के साथ नो पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल मतलब उल्टा काम होना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, नो पैराडॉक्सिकल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इज सीन विथ टायोट्रोपियम। किसी बच्चे को याद आ रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर ब्रोंकोडाइलेशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन विद इप्राट्रोपियम? हमने पढ़ा था। कौन सा बच्चा बताएगा कि इप्राट्रोपियम ब्रोंकोडाइलेशन कैसे प्रोड्यूस करता था? बाय ब्लॉकिंग विच रिसेप्टर? by blocking M3 receptor on bronchus. Any student who remembers can tell me इप्राट्रोपियम से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्यों होती थी? क्योंकि यहां पे एक नर्व आती थी वेगस, और इस वेगस नर्व पे कौन से रिसेप्टर होते थे? M2। तो पैराडॉक्सिकल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बिकॉज इट ब्लॉक प्री-साइनेप्टिक M2 on vagus, which increase acetylcholine release, and acetylcholine causes bronchoconstriction. Second, inhalers of ipratropium contain EDTA and another chemical known as benzalkonium chloride. So these inhaler they can cause bronchoconstriction. तो बेटा ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग अगैन। हमने ANS वाले चैप्टर में बहुत टाइम लगा के इसे समझा था। फाइन। नाउ आफ्टर एंटीकोलिनर्जिक, कैन एनीवन टेल मी द थर्ड ब्रोंकोडाइलेटर? द थर्ड ब्रोंकोडाइलेटर? तो द थर्ड ब्रोंकोडाइलेटर इज, जो चाय और कॉफी में मिलता है, दैट इज थियोफिलीन। तो थियोफिलीन इज अ नेचुरल मॉलिक्यूल and what is the chemical structure? The chemical structure of थियोफिलीन is, क्या नाम लिखा है हमने? मिथाइल ज़ैंथीन। द केमिकल स्ट्रक्चर, ये मिथाइल ज़ैंथीन वर्ड हमें याद रखना है। अब बेटा थियोफिलीन नेचर में कहाँ मिलता है? 3 जगह मिलता है। पहले लिखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है। देयर आर 3 नेचुरल मिथाइल ज़ैंथीन। लिखेंगे एक होता है थियोफिलीन, दूसरा होता है कैफीन, और तीसरा होता है थियोब्रोमीन।
क्या आप बता सकते हो थियोफिलीन कहाँ मिलता है हमें? नेचर में कहाँ होता है थियोफिलीन? कहाँ से ऑब्टेन करते हैं थियोफिलीन? टी। कैफीन हम सब जानते हैं। थियोब्रोमीन, एनीवन कोई बता सकते हैं थियोब्रोमीन कहाँ मिलता है? एनीवन हु कैन टेल मी? चॉकलेट। ठीक है, कहाँ मिलता है? चॉकलेट में। फाइन। चॉकलेट में। अब इसमें बेटा हम कौन से यूज करते हैं? टी और कॉफी। थियोफिलीन यूज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं यूज क्या है। बेटा थियोफिलीन हम यूज करते हैं एस्थमा में, कैफीन बेटा हम कहाँ यूज करते हैं एज अ ड्रग? माइग्रेन हेडेक में। कैफीन को बेटा कहाँ यूज करते हैं? माइग्रेन हेडेक में। और इन दोनों ड्रग्स को कहाँ यूज करते हैं? बोथ आर यूज्ड इन एपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। तो बोथ आर यूज्ड इन एपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है। एपनिया मतलब एक बच्चा पैदा हुआ, वो सांस नहीं ले रहा, तो हम थियोफिलीन या कैफीन का इंजेक्शन लगा देते हैं। बिकॉज थियोफिलीन एंड कैफीन they directly stimulate respiratory centers in brain। एपनिया का बेटा मतलब क्या होता है? जब बच्चा सांस नहीं ले रहा। बिकॉज दे डायरेक्टली स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन ब्रेन। फाइन। डन। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मेन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफिलीन इन एस्थमा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफिलीन। कैफीन का भी बेटा सेम है, पर हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? थियोफिलीन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब पहला हमने एक न्यूमोनिक लिखा हुआ है पंछी। इसके मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला लिखेंगे फॉस्फोडाइएस्टरेज। इनहिबिटर मतलब ये फॉस्फोडाइएस्टरेज बहुत सारे फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करता है। 3, 4, 5 सबको इनहिबिट करता है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है अगर आप फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करोगे तो किसका लेवल बढ़ेगा? कौन सा बच्चा बताएगा किसका लेवल बढ़ेगा? और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइक्लिक एएमपी कॉजेस ब्रोंकोडाइलेशन। पढ़ा था हमने।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, adenosine it causes, theophylline causes adenosine ब्रैकेट में A1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये एडिनोसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और एडिनोसिन हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रोंकोडाइलेशन करता है। अब बेटा आपको ये याद नहीं करना, मैं हटा देता हूं, ये वाला नहीं है। देन थियोफिलीन कॉजेस कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करता है। कैल्शियम के रिलीज को इनहिबिट करता है। और आप जानते हो डीएनए पे एक हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, आप जानते हो ना डीएनए पे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। सब जानते हो। और हिस्टोन प्रोटीन पे क्या क्या अटैच होता है, एसिटाइल। तो इट कॉजेस हिस्टोन प्रोटीन एसिटाइलेशन। जैसे ही डीएनए पे हिस्टोन प्रोटीन आके एसिटाइल होता है, डीएनए विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंटरल्यूकिन 5। तो इट inhibit interleukin 5 production या synthesis। it inhibit interleukin 5 synthesis। Now can you understand what is the importance of interleukin 5? interleukin 5 की क्या इंपॉर्टेंस थी बेटा, एग्री? इंटरल्यूकिन 5 क्या करता था, इन्फ्लामेशन करता था। बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टी थियोफिलीन हैज ऑल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो आपसे अब एक सवाल पूछा जाता है, विच ब्रोंकोडाइलेटर हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? व्हाट इज योर आंसर? विच ब्रोंकोडाइलेटर हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? व्हाट इज योर आंसर? इज इट बीटा 2 एगोनिस्ट? इज इट एंटीकोलिनर्जिक? या इट इज थियोफिलीन? So theophylline, which is a bronchodilator, has also anti-inflammatory action। अब बेटा MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। What is the main mechanism of theophylline in asthma? इतने सारे मैंने आपको नाम दे दिए, इनमें से थियोफिलीन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एस्थमा में, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है? एनीवन, कोई गेस कर सकता है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? कोई बच्चा गेस करे। द मेन मैकेनिज्म ऑफ थियोफिलीन इन एस्थमा इज, अब बताओ, इज फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिशन। The main mechanism of theophylline in asthma is phosphodiesterase inhibition। इसीलिए we have made certain new drugs which are specific phosphodiesterase 4 inhibitor only, जिनका और कोई एक्शन नहीं है। इसीलिए हमने एक ड्रग बना दी है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है,
फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर है, दे डोंट हैव एनी अदर एक्शन। एडिनोसिन पे कोई एक्शन नहीं है, कैल्शियम पे कोई एक्शन नहीं है। द ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रोफ्लूमिलास, इलोमिलास, आईब्यूडीलास। इन सब के एंड में लास्ट वर्ड आ रहा है। So these drugs are new bronchodilators which are recently approved for COPD and asthma. These are the new bronchodilators which have been recently approved for COPD and asthma. समझ गया कहानी बेटा? कोई ऊपर से तो नहीं जा रही बात, है ना? डन? नाउ थियोफिलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर यू। इसमें ना बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो देखते हैं ड्रग्स इन थियोफिलिन ग्रुप। तो बेटा थियोफिलिन कहाँ मिलता था? थियोफिलिन बेटा हमें कहाँ मिलता था? चाय में मिलता था। तो टी वर्ड याद रख सकते हैं। तो टी से पहला ड्रग है थियोफिलिन ही, नेचुरल वाला। नाउ रिमेंबर व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थियोफिलिन? देखेंगे ओरल, ठीक है। फिर हमने बनाया ईटोफिलिन, और अमाइनोफिलिन। These drugs can be given orally as well as by IV injection, ठीक है। रीजन लिखेंगे बिकॉज थियोफिलिन इट इज नॉट गिवन बाय इंजेक्शन, बिकॉज इट इज नॉट soluble in water। तो हमने क्या किया, थियोफिलिन के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच कर दिया, कुछ ईटो ग्रुप अटैच कर दिया, कीटो ग्रुप अटैच कर दिया, जिससे ईटोफिलिन और अमाइनोफिलिन बन गया। और इसकी खास बात क्या है बेटा? इट कैन बी गिवन एज एन आईवी इंजेक्शन। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि आईवी इंजेक्शन आप कहाँ देते हो? इमरजेंसी में। तो दे आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस। उस इमरजेंसी का नाम लिख लो फिलहाल, एस्थमेटिकस। So they are given in the treatment of status asthmaticus. फाइन। अब एक एमसीक्यू है जो आपको मिलेगा, सर व्हाट इज द डोज ऑफ अमाइनोफिलिन इंजेक्शन इन स्टेटस एस्थमेटिकस? ये एक इमरजेंसी है, हम पढ़ेंगे के बारे में। आंसर 5 मिलीग्राम पर केजी आईवी। So what is the dose of aminophylline? 5 milligram per kg IV. Fine. Now let's talk about properties of thiophyllene. Okay. Let's talk about properties of thiophyllene. पहला, NTID. Anyone who remembers what is the full form of NTID? Theophylline, they are
नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग? एनीवन हु रिमेंबर्स? किसी को याद आ रहा हो? बेटा नैरो वर्ड का क्या मतलब पड़ा था? लो। थेराप्यूटिक इंडेक्स का क्या मतलब पड़ा था? व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स? एनीवन हु रिमेंबर्स? थेराप्यूटिक इंडेक्स था हमारा सेफ्टी मार्जिन, याद आ रहा है? So they are low safety margin. Now which student will tell me if a drug is narrow therapeutic index drug, low safety margin, हमें क्या करना है? ऐसे ड्रग्स के साथ हमें क्या करना होता है? जिन ड्रग का सेफ्टी मार्जिन बड़ा कम है, थोड़ी सी भी डोज बढ़ा दो, ED50 TD50 बढ़ा था, TD थोड़ी सी भी डोज बढ़ाते हैं तो टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो ऐसे ड्रग्स के साथ हमें क्या करना होता है? तो दीज ड्रग्स दे रिक्वायर, एनीवन हु कैन टेल मी? TDM। एनीवन जिसको याद आ रहा हो व्हाट इज TDM? किसी को याद आ रहा हो व्हाट इज TDM? TDM इज कौन सी मॉनिटरिंग? जिन ड्रग का सेफ्टी मार्जिन कम होता है उनके साथ हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो TDM वाज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। याद आ रहा है बात? सबको बात से याद आ रही है? तो बेटा हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में क्या करते थे? पेशेंट का ब्लड निकालते थे और उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन देखते थे। क्या वो कंसंट्रेशन ED50 और TD50 के बीच में है कि नहीं, हम ये इंश्योर करते थे, है ना? अगर TD50 से ज्यादा आ रही है तो मतलब क्या हो गया? ड्रग टॉक्सिक है। तो इसीलिए आपसे क्या पूछा जाता है? थेराप्यूटिक रेंज ऑफ थियोफिलीन। तो ये MCQ है। व्हाट इज द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ थियोफिलीन? लिखेंगे थेराप्यूटिक रेंज ऑफ थियोफिलीन इज 5 to 15 माइक्रोग्राम पर ml। ये MCQ है। इट इज 5 to 15 माइक्रोग्राम पर ml। तो ये बात हमें याद रखनी। MCQ MCQ। नाउ just remember general pharma and tell me theophylline, it is metabolized by which CYP enzyme? थियोफिलीन कौन से CYP से मेटाबोलाइज होता है? एनीवन हु रिमेंबर्स? थियोफिलीन कौन से CYP से डिग्रेड होता था? CYP 1A2। ए से मतलब एस्थमा, याद कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ए से एस्थमा, ए से एस्थमा में यूज होने वाला, ठीक है। नाउ recall general pharma and tell me which drugs can reduce the effect of theophylline? Can we say the drugs which are CYP enzyme, inducer? तो अगर हम इस CYP की एक्टिविटी बढ़ा दें, थियोफिलीन बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। और कौन सा ड्रग थियोफिलीन की टॉक्सिसिटी कर सकता है? CYP इनहिबिटर। किसी बच्चे को याद है न्यूमोनिक आपको CYP इंड्यूसर और इनहिबिटर का? तो विच ड्रग कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ थियोफिलीन? CYP enzyme inducer, because they will increase the degradation of theophylline. CYP inhibitor थियोफिलीन को डिग्रेड नहीं होने देगा, उसकी टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो लिखेंगे निमोनिक GPRS, ठीक है। जी से क्या था बेटा? एनीवन हु रिमेंबर्स? ग्रेसियोफल्विन।
ये हमने जनरल फार्मा में पढ़ा था, याद रख लेना। पी से फिनोबार्बिटोन, पेनिटॉइन, दो याद रख लो। आर से कौन सा टीबी वाला ड्रग था जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर भी हो रहा था? रिफेम्पिसिन। स्मोकिंग। अब बेटा एक सिंपल सी बात है, आप जानते हो जो लोग स्मोकर्स होते हैं उसमें एस्थमा और सीओपीडी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर एक एस्थमा वाला बंदा आपके पास आया, आपने हिस्ट्री ली स्मोकिंग की, वो स्मोकर है, स्मोकिंग की वजह से CYP एंजाइम इंड्यूस हुए हुए हैं, तो आपको स्मोकर्स में थियोफिलीन की कम डोज देनी पड़ेगी कि ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी? तो कैन वी से स्मोकर्स रिक्वायर हायर डोज ऑफ थियोफिलीन। समझ आ गई बात? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से CYP एंजाइम इंड्यूस हो जाते हैं, थियोफिलीन जल्दी डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए स्मोकर्स में हमें थियोफिलीन की ज़्यादा डोज देनी पड़ती है। CYP इनहिबिटर एक निमोनिक लिख लेते हैं बेटा। ओके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? जनरल फार्मा में पढ़। तो CYP इनहिबिटर में लिख लो पहला सिप्रोफ्लॉक्सासिन। थियोफिलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, पूछा जाता है यहाँ पे, फिनोबार्बिटॉन पूछा जाता है, स्मोकिंग, ये सब पूछे जाते हैं। ओमिप्राजोल, सिमेटिडीन, एलोप्यूरिनॉल। या आप जनरल फार्मा में ही लिस्ट पढ़ लेना, यहाँ पे मैं बस दोबारा लिख रहा हूँ, हमने जनरल फार्मा में पढ़ी थी लिस्ट सारी। एंड एरिथ्रोमाइसिन। फाइन। तो लास्ट पॉइंट विद थियोफिलीन। तो सर अगर आप ज़्यादा थियोफिलीन दे दोगे तो थियोफिलीन की टॉक्सिसिटी आ जाएगी, है ना? थियोफिलीन की टॉक्सिसिटी आ जाएगी। अब थियोफिलीन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, हम कैसे याद करें? बेटा बड़ा इजी है, बहुत इजी है। कैसे इजी है? अगर आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पियोगे तो जो आपको साइड इफेक्ट होंगे वही थियोफिलीन के साइड इफेक्ट है। तो कैन वी से इट इज सिमिलर टू एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफी। अगर आप ज्यादा टी और कॉफी पियोगे वही थियोफिलीन के साइड इफेक्ट होंगे। तो एक बात बताओ बच्चे लोग, जब आप बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हो तो यूरिन के प्रोडक्शन में क्या होता है? यूरिनेशन बढ़ जाती है, कम हो जाती है? किडनी में क्या इफेक्ट आएगा? इन किडनी देयर विल बी यूरिनेशन। इन किडनी देयर विल बी यूरिनेशन। ठीक है, तो मैं पहले आपको न्यूमोनिक बता देता हूँ। न्यूमोनिक आप बनाएंगे सुहाग। न्यूमोनिक है सुहाग, ये न्यूमोनिक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पियोगे तो क्या होगा? यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी। ब्रेन में ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से हो जाते हैं दौरे पड़ जाते हैं, सिजर्स। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हो तो दिल धक 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 करता है, क्यों? क्योंकि हार्ट में एरिदमियास हो जाते हैं। तो न्यूरॉन्स में क्या होगा? हार्ट में क्या होगा? एरिदमिया। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से जलन होती है बेटा, जलन होती है ना, जलन होती है। तो लिखेंगे GIT अपसेट, लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, नॉजिया वॉमिटिंग, NB लिख दें नॉजिया वॉमिटिंग के लिए। और लास्टली ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, जिससे क्या होता है?
ब्लड वेसल डायलेट होने की वजह से क्या होता है, यहां पे ब्रेन में हेडेक होता है, पल्सेटाइल हेडेक, से हेडेक। समझ गए? तो सुहाग वर्ड समझ आ गया, सिजर, यूरिनेशन, एरिथमियास ऑन हार्ट, जीआईटी अपसेट लाइक नोजिया वॉमिटिंग, और ब्लड वेसल डायलेट होने की वजह से ब्रेन में पल्सेटाइल हेडेक। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है? बेटा किडनी में यूरिनेशन और सिजर्स होने का रीजन होता है बिकॉज यहां पे एडिनोसिन का रिसेप्टर होता है, एडिनोसिन A1 ब्लॉकेज, क्योंकि थियोफिलीन किडनी में एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, न्यूरॉन्स पे एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिस वजह से ऐसा होता है। जीआईटी अपसेट और हेडेक क्यों होता है बेटा? जीआईटी अपसेट और हेडेक होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन। जीआईटी अपसेट और हेडेक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन। और हार्ट में एरिथमिया क्यों होते हैं? रीजन लिखोगे, बिकॉज ऑफ बोथ। हार्ट में एरिथमिया क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ बोथ रीजन। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं हार्ट में एरिथमियास। बेटा दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ब्रोंकोडाइलेटर। थियोफिलीन के बाद बेटा लास्ट ब्रोंकोडाइलेटर बैटमैन। बैटमैन में एम क्या था? तबस्सुम, उसकी डोज इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन वो अमाइनोफिलिन की 5 मिलीग्राम पर केजी है ना, वो डोज इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो लास्ट इज मैग्नीशियम। अब बेटा आप सब जानते हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमने पढ़ा कैल्शियम रिलीज होता था, और कैल्शियम क्या करता था? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता था। यही पढ़ा था हमने, है ना बेटा, सबने यही पढ़ा था। मैग्नीशियम, अगर आप केमिस्ट्री याद करो, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद है सबको? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसा ही होता था। डोंट यू थिंक मैग्नीशियम और कैल्शियम सेम कॉलम में होते थे? मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम का छोटा भाई है? तो कुछ नहीं है, मैग्नीशियम ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल, और कैल्शियम के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो मैग्नीशियम, रिमेंबर, इट ब्लॉक्स कैल्शियम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कैल्शियम को ब्लॉक करता है। मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन बाय इंजेक्शन and it is given in status epilepticus, status asthmaticus। कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, क्या होगा? ब्रोंकोडाइलेशन। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ ऑल यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। पूरी फार्मा में जहां जहां पे मैग्नीशियम यूज होता है उसके सारे यूज हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, सारे यूज एक जगह लिख लेते हैं। तो पहला, मैग्नीशियम इज अ टोकोलिटिक ड्रग। पहला, मैग्नीशियम इज अ टोकोलिटिक ड्रग,
क्योंकि यूटरस को भी कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कौन सा कैल्शियम चाहिए? कैल्शियम ही चाहिए। इट रिलैक्स यूटरस। मैग्नीशियम इज एंटासिड, इट न्यूट्रलाइज HCl, इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। मैं आपको GIT में बताऊंगा। अब डोंट यू थिंक अगर हम मैग्नीशियम देंगे, वो कैल्शियम की मूवमेंट तो ब्लॉक कर रहा है, कैल्शियम को रिलीज नहीं होने दे रहा। अब कैल्शियम के नीचे बेरियम भी लिखा था हमने, कैल्शियम के नीचे बेटा हमने बेरियम भी लिखा था, यही था ना, Ba है ना, यही होता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Ba मतलब बेरियम। मैग्नीशियम इज ऑल्सो गिवन फॉर बेरियम पॉइजनिंग एंड कैल्शियम पॉइजनिंग, क्योंकि मैग्नीशियम ऑल्सो ब्लॉक्स बेरियम। बेरियम पॉइजनिंग इंडस्ट्री में होती है। मैग्नीशियम इज अ लैक्सेटिव, दैट मीन्स मैग्नीशियम कॉजेस डायरिया। ये मैं आपको GIT में बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया। किसी को पता है एक्लेम्सिया क्या होता है? सीजर इन प्रेगनेंसी। इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा? इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वन एरिथमिया। किसी ने इस एरिथमिया का नाम सुना? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टॉर्साइडिस डी पॉइंटेस इज मैग्नीशियम सल्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एरिथमिया होता है। एंड लास्टली मैग्नीशियम इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टेटस एस्थमेटिकस। These are the all uses of magnesium. Can we make a mnemonic? क्या हम mnemonic बना सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा क्या mnemonic बना सकते हैं? पहले वर्ड कंबाइंड कर दो, ठीक है? डन। लास्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द डे। एंटी इंफ्लेमेटरी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट 2 पॉइंट्स। What is the first sign of magnesium toxicity? What is the first sign of magnesium toxicity? एक बात बताओ बेटा, सिंपल सी बात, सब बच्चों से पूछता हूं, मैग्नीशियम दोगे तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी? क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा। आप फिजियोलॉजी याद करो और मुझे बताओ, आप अपने पेशेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे चेक करते हो? कुछ हैमर्स होते हैं, नीव्स हैमर करते हो ऐसे, नीव्स हैमर, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो लिखेंगे, जब आप मैग्नीशियम दोगे, नीव्स हैमर से टेंडन्स को स्टिमुलेट करोगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम का रिलीज नहीं होने देता। तो फर्स्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी इज लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। समझ आ रही है कहानी? और कहां पे हम चेक करते हैं? एग्जाम्पल, लॉस ऑफ पेटेलर रिफ्लेक्स। पेटेला को हम करते हैं। पेटेलर रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? नी होता है ना, नी जॉइंट। क्या नी जर्क कर रही है? क्या नी में सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो रही है? नहीं हो। So this is a very commonly asked MCQ. Now last point of the day is, which student will tell me what is the logical antidote of magnesium toxicity? अगर मैग्नीशियम हमने ज़्यादा दे दिया है तो लॉजिकल एंटीडोट क्या होनी चाहिए? What should be the antidote of magnesium toxicity? Any student who can tell me? This is the last point of the day. We have finished with bronchodilators.
नेक्स्ट क्लास में हम एंटी इन्फ्लामेटरी स्टार्ट करेंगे और एस्थमा खत्म। एनीवन? कोई बच्चा बता सकता है लॉजिकल क्या एंटीडोट होनी चाहिए मैग्नीशियम? मैग्नीशियम किसको ब्लॉक करता है? कैल्शियम को ब्लॉक करता है। अगर मैग्नीशियम की पॉइजनिंग हो गई है या टॉक्सिसिटी हो गई है तो क्या दोगे आप? कैल्शियम, है ना? तो लिखेंगे IV कैल्शियम ग्लूकोन। डन। So this is all about bronchodilators you need to remember. तो आज के लिए इतना ही। I will not start anti-inflammatory today. Anti-inflammatory I will start with in the next class. ठीक है? Fine. So bronchodilators we have finished. So we are ending our lecture today. We will meet on Monday, and Monday we will start with anti-inflammatory. Asthma will be finished, management of asthma, and most likely by Monday or Tuesday respiratory system will be finished. Okay? So good night everyone.